नमस्कार दोस्तों, परफेक्ट सक्सेस पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं बीजू मिश्रा आज चैप्टर 3 का लास्ट पार्ट कराने जा रहा हूं और इसमें हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे आयन के बारे में। मोलर मास क्या है, आणविक द्रव्यमान क्या है, मोल कैसे निकालते हैं, ये सब के बारे में हम लोग इसके अच्छे से यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने दो चीज़ अभी नहीं पढ़ाया है, अगले चैप्टर में पढ़ाऊँगा। ठीक है, वो कैसे कोई सूत्र लिखते हैं, फॉर्मूला कैसे कोई लिखते हैं और संयोजकता वैलेंसी क्या होती है, वो अगले चैप्टर में, फोर्थ चैप्टर में पढ़ाऊंगा। क्योंकि अगला चैप्टर में अगर पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पे पार्ट 4 में उससे अच्छे से बहुत क्लियर हो सकता है, इसलिए मैं उसको उसी चैप्टर में पढ़ाऊंगा। ठीक है, मेरे पढ़ाने का तरीका अलग होगा ताकि आपको हर चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक है, अगर आप लोग ने पीछे का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पीछे का वीडियो ज़रूर देखें। और मैंने बहुत अच्छे से एनसीईआरटी कंप्लीट कराया हुआ है 9th क्लास का। इसी प्रकार हम लोग 9th और 10th की सीरीज़ लेके चलेंगे और बहुत अच्छे से एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और अपने हौसलों को कभी नहीं टूटने देना है। खुद अपने दम पर पढ़ना है। ये नहीं सोचना है कि लॉकडाउन में कोई पढ़ाने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। यूट्यूब का सहारा लीजिए, मैं पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारा वीडियो है, आप सहारा लीजिए और घर पर पढ़िए। खुद के दम पर पढ़िए, किसी के मोहताज मत बनिए। जब टूटने लगे हौसला ना, तो इतना ज़रूर याद रखना, बिना मेहनत के कभी तख्तो ताज हासिल नहीं होते। ढूंढ लेते हैं जुगनू अंधेरे में भी मंजिल, ढूंढ लेते हैं जुगनू अंधेरे में भी मंजिल, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। इसलिए आपको किसी का मोहताज नहीं होना है और खुद अपने दम पर पढ़ाई करनी है। और मैं तो इतना अच्छे से पढ़ा रहा हूँ कि साइंस कहीं और पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप मेरे से अच्छे से साइंस पढ़ते रहिए और मज़ा कीजिए। चलिए आइए हम लोग पढ़ते हैं आयन क्या है। तो कुछ यौगिक, आयन इंग्लिश में आयन बोलते हैं, सभी जानते हैं। कुछ यौगिक जो कुछ कंपाउंड होते हैं आवेशित कणों के बने होते हैं, चार्ज्ड पार्टिकल के बने होते हैं। ठीक है, आवेशित कण के बने होते हैं। आवेश युक्त ये चार्ज जो कण है वह आयन कहलाते हैं। अब ये परिभाषा अभी बताया हूं, जैसे ही एग्जांपल समझाऊंगा समझ में आ जाएगा। जैसे आप देखेंगे एग्जांपल में NaCl, तो NaCl का फॉर्मूला जो होता है सोडियम क्लोराइड, यह नमक का फॉर्मूला होता है। जो हम लोग नमक घर पे खाते हैं तो नमक का फॉर्मूला NaCl होता है। तो NaCl में Na जो होता है प्लस होता है और Cl होता है वह माइनस होता है। यानी कि आप देखेंगे कि कुछ जो कंपाउंड है जैसे NaCl है, आवेशित कण के बने हैं, चार्ज्ड पार्टिकल के बने, इस पे चार्ज लगा हुआ है, आवेश इस पर लगा हुआ है। तो आवेश युक्त ये कण जो होते हैं ये आयन कहलाते हैं। समझ में आ गया? यह Na का आयन है, क्लोरीन का आयन है। जिस कण पर धन आवेश लगा है, जिस पर प्लस लगा है, उसे हम धन आयन कहेंगे। इंग्लिश में कटायन कहते हैं। आप इंग्लिश भी याद करेंगे क्योंकि इंग्लिश बार बार आता है। तो जिस हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी बोल रहा हूं, धनायन को कटायन बोलते हैं, आप याद करेंगे। तो जिस कण पर धन आवेश रहता है, प्लस रहता है, उसे धनायन कहते हैं। आप अच्छे से याद कर लेंगे। धनायन मतलब धन रहेगा यानी प्लस रहेगा, ऋण आयन मतलब ऋण रहेगा यानी माइनस रहेगा। हिंदी में तो आराम से याद हो जाएगा, लेकिन इंग्लिश में कटायन कहते हैं धनायन को और एनायन कहते हैं ऋणायन को। समझ में आ गया? धातु और अधातु, मेटल और नॉन मेटल के संयोग से बना कंपाउंड के से मिलकर बना कंपाउंड, जैसे Na और Cl। NaCl में Na जो है मेटल है यानी कि धातु है और Cl जो है नॉन मेटल है यानी कि अधातु है। समझ में आ गया? यानी धातु और अधातु से मिलकर यह कंपाउंड बना है। तो वही बोल रहा है कि धातु और अधातु के संयोग से बना यौगिक जो होता है आवेशित कण से बनता है। इतना आप अच्छे से याद कर लीजिए। जब भी किसी पर आवेश रहेगा समझ जाइए एक धातु है और एक अधातु है। जिस पर प्लस रहेगा धन आयन वह धातु है, जिस पर भी प्लस रहेगा वह मेटल है यानी धातु है, और जिस पर भी माइनस रहेगा यानी एनायन है यानी कि वह अधातु है। समझ में आ गया? तो ये आप बोलेंगे कि यह तो प्लस और माइनस है, दोनों एक दूसरे से चिपका कैसे है? तो दोनों एक दूसरा से एक बल से चिपका रहता है और इस बल को हम लोग स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कहते हैं। समझ में आ गया? स्थिर मतलब स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं आप लोग समझ जाएंगे। मैं अच्छे से इसको बता दूं कि वैद्युत आकर्षण बल मतलब कि वैद्युत मतलब जो करंट टाइप का होता है वैसा अट्रैक्शन फोर्स। समझ में आ गया? तो स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के द्वारा यह जुड़ा रहता है। मैं इंग्लिश का प्रिपरेशन नहीं करके आता हूं, जो मुझे पता है वह आपको बताने की कोशिश करता हूं ताकि इंग्लिश वाले बच्चे भी अच्छे से समझ जाए।
ठीक है, आप लोग कमी मत निकालिएगा प्लीज़, उसमें से देखिएगा कि आप समझ रहे हैं तो बस उतना काफ़ी है इंग्लिश मीडियम में। हाँ, हिंदी मीडियम में अगर गलत पढ़ाऊँ तो ज़रूर बताइएगा। देखिए, आणविक द्रव्यमान, मोलर मास इसे कहते हैं। किसी पदार्थ का जो आणविक द्रव्यमान होता है, कोई भी पदार्थ का जो मोलर मास होता है, उसके सभी संघटक, जितने भी संघटक हैं, जैसे H2O है, H2O एक मॉलिक्यूल है, एक अणु है जल का, तो इसके सभी संघटक मतलब H और O, जितने भी इसमें ये पार्टिसिपेट किए हैं, जितने भी इसमें भाग लिए हैं, तो पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणु के द्रव्यमान का योग होता है। मतलब अगर बोल दिया जाएगा कि आप आणविक द्रव्यमान निकालिए, तो आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए यानी मोलर मास निकालिए, आपको जैसे H2O, जैसे जल के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए, लिख दिए यहाँ पे, यानी कि जल का मोलर मास आप निकालिए। क्वेश्चन यह पूछा है, ठीक है, आणविक द्रव्यमान निकालिए। तो आप क्या करेंगे कि जितने भी परमाणु है ना, उस परमाणु के द्रव्यमान का योग करेंगे। जैसे हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, 1 होता है, यानी कि 2 इसमें परमाणु है, यानी कि 2 गुणे 1 हो जाएगा। अब अगर 3H रहता तो 3 गुणे 1 होता, अगर 4 रहता तो 4 गुणे 1 होता। क्यों? क्योंकि एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन का 2 गुणे 1 हो जाएगा। प्लस अब एक ऑक्सीजन का 16 होता है, यहाँ तो एक ही ऑक्सीजन है, यानी कि 16 का 16 रहेगा। अगर यहाँ 2 ऑक्सीजन रहता तो 16 दूनी 32 हो जाता, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जितने भी परमाणु उनके द्रव्यमान को लिख के और उसको जोड़ दिए, यानी कि 18 यूनिट यहाँ पे हो गया, 18 यूनिट, या इसको 18 AMU भी लिखते हैं। AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट, AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट। तो AMU से व्यक्त करते हैं आणविक द्रव्यमान मोलर मास को, या हम लोग EU से डिनोट करते हैं इसको। समझ में आ गया? अब देखिए, अगर पूछ देगा नाइट्रिक अम्ल HNO3 का आणविक द्रव्यमान बताइए, तो HNO3 का मोलर मास क्या हो जाएगा? देखिए, H का क्या होगा, 1, H का द्रव्यमान 1 होता है, 1 यूनिट। नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? परमाणु संख्या 7 होता है, तो द्रव्यमान 7 दूनी 14 हो गया। ऑक्सीजन का 16 होता है द्रव्यमान, तो 16 तिहाई 48 हो गया। अब आपको कंफ्यूज हो रहा है कि भाई द्रव्यमान हम कैसे जाने और परमाणु संख्या क्या होता है? अगर ये पता रहेगा तो आपको अच्छे से पता हो जाएगा। तो यानी कि मैं आपको एक बार हिंट दे दूं और एक बार समझा दूं। देखिए, बुक से समझा रहा हूं। अब ऐसे ही बुक में चार्ट आपको मिलेगा। केमिस्ट्री का 9th क्लास का जो बुक होगा, या जिसके जो बच्चों के पास मोबाइल है, वह बच्चे क्या करेंगे कि मोबाइल से सर्च करेंगे कि तत्व के परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, चार्ट समझ में और आ जाएगा। देखिए, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या क्या होता है? 1, और परमाणु द्रव्यमान 1 ही होता है लगभग, ठीक है। हीलियम का परमाणु संख्या 2 होता है, परमाणु द्रव्यमान इसका 2 गुना 4 हो गया लगभग, तो 4 लेते हैं हम लोग। लिथियम का परमाणु संख्या 3 होता है, ठीक है, लेकिन इसका द्रव्यमान 3 दूनी का 6 लगभग हो गया। यानी कि आप देखेंगे कि लगभग 2 गुना हो रहा है, लगभग 2 गुना। अब 4 आ गया, तो 4 आपको याद नहीं है तो 9 आप याद किए हैं तो 9 लिखेंगे, नहीं तो 8 लिख के आ जाएंगे। समझ में? तो लगभग 2 गुना होता है। तो परमाणु द्रव्यमान हम लोग नहीं याद करते हैं, कुछ कुछ का परमाणु द्रव्यमान याद करते हैं, परमाणु संख्या याद करते हैं। परमाणु संख्या देखिए, हाइड्रोजन के 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरान 5, कार्बन 6, यह सब संकेत है। जैसे कार्बन का C होता है और उसका परमाणु संख्या 6। नाइट्रोजन को N जहां लिखा रहेगा समझिए नाइट्रोजन कह रहा है, इसका परमाणु संख्या 7। ऑक्सीजन जहां O लिखा है समझिए ऑक्सीजन है, उसका परमाणु संख्या 8। यानी कि यह अब याद कैसे होगा? याद करने का तरीका मैं कैसे याद किया हूं मैं बता रहा हूं। मैं 9th क्लास का ही याद किया हूं। कैसे याद किया था आपको बता दूं, 30 तक याद कैसे किया था। ह, ही, ली, बे, ब, क, नो, फ, नी, ना, मग, अल, सी, प, स। कल और क का अस्क, टी, भ, कर, मन, फी, को 27 तक हो गया। नीकूजन। अब आपको सुना दो ऐसे, ही, लीबे, ब, कनो, फ, नीना, मग, अलसीपस, अल, कर, अस्क, टी, भ, कर्मन, फी, को, नीकूजन। ऐसे मैंने याद कर लिया था और अंगुली से जोड़ के याद कर लिया था कि इसका ये होता है। या आप ऐसे भी रट सकते हैं कि नाइट्रोजन का 7, कार्बन का 6, बोरॉन का 5, बेरिलियम का 4, लिथियम का 3, हीलियम का 2। अब इसका याद करने का काम आपका है। मैं जहां भी बोलूं इसका परमाणु द्रव्यमान ये होता है, तो आपको मान लेना है कि इस चार्ट से जब आप याद करेंगे कम से कम 30 तक आपको याद कर लेना है। देखिए बच्चों, जो मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि आप घर पे ये काम कर लीजिएगा। अगर आप कोचिंग में रहते तो आप करके जाते कि नहीं जाते ना। तो इसीलिए मैं जो बोल रहा हूँ कि आप यह याद कर लीजिएगा, तो आज के आज ही आप याद कर लीजिएगा पूरा 30 तक। परमाणु संख्या क्या होता है कम से कम इतना जरूर याद कर लीजिएगा। उसका 2 गुना लगभग द्रव्यमान होता है, तो वह आपको याद हो जाएगा।
तो आप इतना जरूर याद करके आएंगे, मैं समझता हूँ कि आप याद कर लेंगे और आज अच्छे से समझेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। अब मैंने यहाँ बता दिया कि कोई भी चीज़ का अगर लिख दे आणविक द्रव्यमान बताए तो सभी जितने भी इसमें परमाणु है ना, सभी का परमाणु द्रव्यमान लिखकर हम जोड़ देंगे। जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है द्रव्यमान, 1 लिख दिए। नाइट्रोजन का 14 होता है द्रव्यमान, क्योंकि परमाणु संख्या 7 होता है तो इसका दोगुना हो जाएगा 14। ऑक्सीजन का जो होता है परमाणु संख्या 8 होता है, यानी कि दोगुना 16, तो 16 तिहाई 48, यानी कि 63 हो गया आणविक द्रव्यमान इसका। समझ में आ गया? तो आप इसको जब याद कर लेंगे तो याद करके फिर से यह वीडियो आप अच्छे से देखिएगा, एक बार अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अब सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या है भाई? सूत्र इकाई द्रव्यमान कुछ भी नहीं है, जो आणविक द्रव्यमान है ना, मोलर मास, वही है सूत्र इकाई द्रव्यमान। बस इसमें यह होता है कि यह सूत्र इकाई द्रव्यमान जो होता है वह उस पदार्थ के लिए उपयोग होता है जिसके संघटक आयन होते हैं, जो आयन के रूप में, जैसे NaCl है, बस आपसे पूछ देगा कि जिसके संघटक आयन होते हैं उसका द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? ऑप्शन दे देगा, आणविक द्रव्यमान का उपयोग करते हैं, सूत्र इकाई द्रव्यमान का उपयोग करते हैं। तो आप सूत्र इकाई द्रव्यमान, सूत्र को फॉर्मूला कहते हैं, इकाई को यूनिट कहते हैं, मास कहते हैं। अब जो भी इंग्लिश में बोला जाता होगा आप समझ लेंगे, फॉर्मूला, यूनिट, मास। ठीक है, इसको इंग्लिश में फॉर्मूला बोलते हैं, सूत्र को, यूनिट और मास। तो जो भी आयन वाले होते हैं यौगिक, वैसे यौगिक जो आयन के रूप में रहते हैं वह सूत्र इकाई द्रव्यमान से ज्ञात करते हैं। जैसे अगर दे देगा कि CaCl2 यह आयन के रूप में रहता है, तो CaCl2 में प्लस ये माइनस, तो के सूत्र इकाई द्रव्यमान का परिकलन कीजिए तो वही सेम होता है। मैंने क्या बताया था कि कैल्शियम का क्या होता है? कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है। ठीक है, तो इसका द्रव्यमान दोगुना हो गया, 20 दूनी 40, तो इसका द्रव्यमान लिख दिए। द्रव्यमान लिखना है, द्रव्यमान पूछ रहा है ना, तो द्रव्यमान लिखना है। कैल्शियम का द्रव्यमान 40 होता है। क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है, यानी कि द्रव्यमान 17 दूनी के 34 हो गया, यानी 34 लगभग 35.5 होता है क्लोरीन का द्रव्यमान। तो एक क्लोरीन का द्रव्यमान 35.5, तो 2 क्लोरीन का द्रव्यमान 2 गुणे 35.5, यानी कि CaCl2 का अगर पूछ देगा सूत्र इकाई द्रव्यमान तो इतना होता है 111 यूनिट या 111 AMU आप लिख सकते हैं। समझ में आ गया? अब चलिए देखते हैं मोल कैसे निकालते हैं भाई। मोल कैसे निकालते हैं या मोल होता क्या है? तो सन 1896 की बात है। 1896 में विल्हेल्म ओस्टवाल्ड, क्या मैंने बोला? विल्हेल्म ओस्टवाल्ड। आप 2-3 बार इसको रिपीट करेंगे ताकि आपको यहीं का यहीं याद हो जाए। 1896 में विल्हेल्म ओस्टवाल्ड ने मोल शब्द प्रस्तावित किया। मोल शब्द को इन्होंने दिया, कि मोल शब्द इन्होंने ही दिया है, विल्हेल्म ओस्टवाल्ड ने। 1896 की बात है। तो लैटिन शब्द में मोल का अर्थ क्या होता है भाई? लैटिन शब्द में मोल का अर्थ होता है ढेर, हीप। समझ में? तो ढेर होता है इसका, और ढेर मतलब बहुत ज्यादा। समझ में आ गया? तो 1967 में मोल जो था, यह मोल इन्होंने जो दिया था विल्हेल्म ओस्टवाल्ड ने, तो मोल को इकाई स्वीकार कर लिया गया, कि कोई भी भाई परमाणु का इकाई के रूप में मोल को स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, 1967 में। तो क्वेश्चन देगा कि मोल इकाई स्वीकार कब की गई? तो मोल जो इकाई थी वह 1967 में स्वीकार की गई, और 1896 में विल्हेल्म ओस्टवाल्ड ने मोल शब्द प्रस्तावित किया था। इसका अर्थ होता है ढेर। अब समझिए, यह तो कुछ पॉइंट था जो कि बहुत कम बच्चे जानते हैं। मोल जो होता है परमाणु, जैसे यानी कि एटम, और अणु यानी मॉलिक्यूल की बृहत संख्या, मतलब बहुत ज्यादा संख्या को निरूपित करने का सरलतम उपाय है। अब आपसे मान लीजिए पूछ देगा कि बताइए एक परमाणु में कितने कण है छोटा छोटा। अब आप बता सकते हैं? नहीं ना बता सकते। लेकिन तो क्या किया गया कि इसको शोध करने के लिए किया गया कि भाई इसका कुछ ना कुछ तो उपाय निकालना पड़ेगा। कि कोई दे देगा क्वेश्चन कि एक परमाणु में कितना संख्या है, 2 परमाणु में कितना संख्या है, ऐसे ही दे देगा एक अणु में कितना संख्या है, ऐसे ही दे देगा 5 अणु में कितना संख्या है। तो कैसे बच्चे निकालेंगे? तो उसके लिए क्या किया गया कि एक मान फिक्स कर दिया गया कि एक मोल में इतना ही होगा संख्या। कहीं अणु हो, परमाणु हो या आयन हो, कुछ भी लिखा हो, उसमें संख्या यही मानेंगे। जैसे एक अणु में अगर पूछ देगा कितनी संख्या है, एक अणु में कितना संख्या है कण का, तो एक अणु में इतना ही संख्या बोलेंगे। अगर पूछ दे एक परमाणु में कण की संख्या कितनी है, तो इतना ही बोलेंगे। एक आयन में कण की संख्या कितनी है, तो इतना ही संख्या बोलेंगे। यानी कि एक मोल बराबर 6.022 × 10⁻23 संख्या मान लिया गया, यह फिक्स हो गया। और इसी संख्या को एवोगाड्रो साहब ने दिया था, तो एवोगाड्रो संख्या यही होता है। अगर कोई क्वेश्चन पूछ दे एवोगाड्रो संख्या का मान बताइए, तो
अवोगाद्रो संख्या का मान होता है 6.022 गुणा 10 के पावर 23। इसे n0 यहाँ लिखा है ना, तो इससे डिनोट करते हैं। जहां भी ऐसा लिख दे n नीचे 0 लिखा हो तो उससे इसको डिनोट करते हैं। समझ में आ गया? n0 लिखा हो समझिए इसका मतलब यह लिख रहा है, ठीक है। तो इसको इससे निरूपित करते हैं। इतना भी आप समझ गए। अवोगाड्रो संख्या का मान 6.022 गुणा 10 के पावर 23 होता है और 1 मोल बराबर 6.022 गुणा 10 के पावर 23 संख्या होता है, ठीक है। अब आप इसको थोड़ा बृहत रूप में समझेंगे। देखिए, जैसे अगर आप समझेंगे कि भाई एक अब मोल क्या होता है, कोई भी यौगिक, कोई भी कंपाउंड है, कोई भी फॉर्मूला है, अगर उसके आगे कुछ नहीं लगा है, जैसे H2O के आगे कुछ नहीं लगा है यानी 1 लगा है, अगर H2O के आगे 3 लगा होता है यानी कि 3 है, तो कुछ नहीं लगा है यानी कि 1 है, और जब कुछ नहीं लगा है यानी कि 1 मोल है, यानी कि कोई भी फॉर्मूला है वह 1 मोल के बराबर होता है। जैसे H2O में जल का 1 मोल है, समझ में आ गया। NH3, तो NH3 के पहले कुछ नहीं यानी 1 लगा है यानी कि NH3 का 1 मोल है। अगर NH3 के पहले 3 लगा होता तो NH3 का 3 मोल कहते। अगर NH3 के पहले 4 लगा होता तो NH3 को हम 4 मोल कहते। समझ में आ गया? NH3 का 4 मोल, यानी कि आप अच्छे समझ गए कि 1 मोल जल का यह हो गया। अब कोई पूछ देगा कि बताइए जल में कितने कण हैं, बता देंगे जल में कितने परमाणु है, ये जल में कितने अणुओं की संख्या है, तो आप बता सकते हैं कि चूंकि जल यहाँ तो 1 मोल है और 1 मोल में इतना होते हैं 6.022 गुणा 10 के पावर 23, मैंने बताया। तो जल में इतना अणु हो गए एक जल में। अगर 2 रहता तो 2 से गुणा कर देते, अगर 3 रहता तो 3 से गुणा कर देते, क्योंकि 1 मोल में इतना अणु, 3 मोल में 3 गुणा इतना हो जाता। समझ में आया? तो वही मैंने यहां लिखा है, कोई भी फॉर्मूला हो उसके 1 मोल में इतना ही अणु होंगे। अगर यहाँ पे अणु रहेगा, जैसे ये है तो NH3 का 1 अणु है ना, यह NH3 का 1 अणु है, जल का 1 अणु है। मैंने पीछे का क्लास में बताया है कि जितने भी फॉर्मूला होते हैं वह 1 अणु के बराबर होते हैं। जैसे जल का 1 अणु यानी कि जल, ये लिखा है जल का 3 अणु मतलब 3 H2O लिखते हैं, जल का 4 अणु मतलब 5 H2O लिखते हैं। तो मॉलिक्यूल और एटम में डिफरेंस मैंने पीछे के पार्ट में बताया है बहुत अच्छे से, आप उसको समझ लेंगे, ठीक है। पीछे का पार्ट जरूर देखिए, तब आपको समझ में आएगा अच्छे से। अब देखिए, यानी कोई भी सूत्र हो उसके 1 मोल में इतना ही अणु होगा या इतना ही परमाणु होगा। जैसे अगर दे देगा 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने परमाणु है, यहाँ पर परमाणु लिख दिया तो इतना ही परमाणु। मैंने बताया ना, अणु भी इतना ही, परमाणु भी इतना ही, आयन भी इतना, मान ले लिया गया है कि इतना मान लेते हैं हम लोग। अब क्या किया जाएगा बताइए? अब कोई निर्धारित करने का ये नहीं था, तो प्रयोग किया गया और लगभग ये होता था, तो इसको मान लिया गया कि इतना ही है, चलिए मान लेते हैं, सभी आराम से निकल जाएगा। समझ गया ना? तो 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने परमाणु की संख्या, परमाणु की संख्या कितनी है 1 ग्राम हाइड्रोजन में, तो परमाणु की संख्या इतने परमाणु है 1 ग्राम हाइड्रोजन में, ठीक है। अब अगर पूछ लेगा कि द्रव्यमान संख्या बताइए कि 0.5 मोल N परमाणु का द्रव्यमान कितना है, क्या पूछा मैंने कि 0.5, बैकग्राउंड पे आप ध्यान नहीं देंगे, थोड़ा मैं जहाँ पढ़ाता हूँ ना वहाँ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा बजता रहता है, कभी कुत्ता बोलेगा, कभी मक्खी आ जाएगी, तो पढ़ाता हूँ तो ये सब होता रहता है। तो आप लोग इस बात पे ध्यान न देके पढ़ेंगे, ठीक है ना। अगर मैं ये सब बात पे ध्यान देने लगूँ ना तो कभी शूट ही नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे वातावरण का माहौल जो है ना, कभी कुछ गाना बजेगा तो कभी पीछे से आपको अजीब अजीब बैकग्राउंड सुनाई देगा। तो आप लोग इसका आनंद उठाएं और आराम से पढ़िए, समझ में आए? चलिए देखते हैं आगे। द्रव्यमान संख्या 0.5 मोल N परमाणु, 0.5 मोल N परमाणु का द्रव्यमान बताइए। अगर पूछ देगा इसका द्रव्यमान बताइए, ठीक है, कि कितना द्रव्यमान है, अगर क्वेश्चन ये पूछेगा तो कि किसी का द्रव्यमान निकालना, कैसे निकालेंगे? तो चूंकि हम जानते हैं कि 1 मोल नाइट्रोजन, जैसे यहाँ क्या दिया है, नाइट्रोजन दिया है, तो 1 मोल नाइट्रोजन है ना, यह नाइट्रोजन मतलब 1 मोल नाइट्रोजन, 2 रहता तो 2 मोल नाइट्रोजन, 3 रहता तो 3 मोल नाइट्रोजन, यहाँ 1 N लिखा है यानी 1 मोल नाइट्रोजन का द्रव्यमान हम लोग जानते हैं कितना होता है। 1 मोल नाइट्रोजन का द्रव्यमान, नाइट्रोजन का द्रव्यमान 14 होता है, हम लोग जानते हैं, आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो 1 मोल नाइट्रोजन का द्रव्यमान 14 होता है, ठीक है। तो 0.5 मोल नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? तो अब 1 मोल का 14, तो 0.5 का 14 गुणा 0.5, एक नियम आपने पढ़ा होगा बच्चे क्लास में। अब यहां देखिए, अगर कोई पूछ देगा कि 0.5 मोल नाइट्रोजन N2, यहां तो अब देखिए मैंने क्या बताया था कि इसमें N के 2 परमाणु है और यह एक अणु कहलाता है N2, मैंने बताया ना। तो यानी कि अब अणु का बात कर रहा है कि N2 गैस का द्रव्यमान, यानी कि अणु के मोल से द्रव्यमान पूछ रहा है आपसे।
देखिए अणु का मोल है यह, इससे द्रव्यमान पूछ रहा है। पीछे में क्या पूछा था, परमाणु से द्रव्यमान पूछा था, अब अणु से द्रव्यमान पूछ रहा है, तो उसमें भी वही है। चूंकि हम लोग लिखेंगे कि 1 मोल N2 में द्रव्यमान कितना है, यही हम लोग देखते हैं कि 1 मोल में भाई कितना है। तो 1 मोल में हम जानते हैं कि चूंकि यहाँ N का 2 पार्टिकल है ना, देख लीजिए N का 2 परमाणु है, तो चूंकि 1 में 14 तो N2 में 2 गुणे 14 28, यानी कि 1 मोल नाइट्रोजन N2 में, नाइट्रोजन अणु में 28 ग्राम अब हो गया। अगर यहाँ N3 लिखा रहता तो 3 गुणे 14 करते, यहाँ पे N4 लिखा रहता तो 4 गुणे 14 करते। समझ में आ गया। तो यहाँ N2 लिखा है यानी कि 2 गुणे 14, इसका द्रव्यमान हमको निकालना है। मैंने पीछे बताया है कि द्रव्यमान कैसे निकालते हैं। तो N2 का द्रव्यमान हो गया 28, समझ में आ गया। तो 0.5 मोल, यही तो क्वेश्चन पूछा है। तो चूंकि 1 मोल का इतना ग्राम, तो 0.5 मोल का 28 गुणे 0.5, समझ में आ गया। तो 28 गुणे 0.5 करेंगे तो 14 ग्राम आता है। अब आप इतना समझ गए होंगे। देखिए अगर पूछ देगा कि मान लीजिए कि ऐसे भी दे देगा कि 3.011, देखिए आ गई ना, अब मक्खी आ गई, एक से एक आएगा चीज। ओहो, जैसे देखिए 3.011 गुणे 10 के पावर 23 नाइट्रोजन है यह, परमाणु की संख्या का द्रव्यमान बताइए। जैसे इतना नाइट्रोजन परमाणु, नाइट्रोजन है, इतना नाइट्रोजन परमाणु की जब संख्या है तो इसका द्रव्यमान बताइए, इतना का द्रव्यमान कितना होगा। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि हम कोई भी परमाणु 6.022 गुणे इसके पावर 23 परमाणु यानी कि 1 मोल के बराबर होता है ना, तो कोई भी में 1 ग्राम में इतना होता है। समझ में आ गया। यानी कि देखिए कोई भी तत्व है, जैसे नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना है आप यह ज्ञात करेंगे। नाइट्रोजन का जितना द्रव्यमान हो गया ना, इतना के बराबर होगा। जैसे यहाँ ऑक्सीजन रहता तो ऑक्सीजन का जितना द्रव्यमान उतना के बराबर रहता। तो यहाँ चूंकि नाइट्रोजन का द्रव्यमान 14 होता है, यानी कि 14 ग्राम बराबर इतना के बराबर होता है। 6.022 गुणे 10 के पावर 23, मैंने बताया इतना परमाणु इसमें होते हैं, इतना ग्राम में। समझ में आया ना। तो इतना अब दिया है, नाइट्रोजन परमाणु की संख्या है, तो चूंकि इतना परमाणु संख्या में अब कितना ग्राम होगा, द्रव्यमान हो गया, तो 14 अब बटा में 6.022 गुणे इसके पावर 23 होगा, गुणे इतना। समझ में आया इतना। देखिए अब अगला क्वेश्चन आपको समझ में अच्छे से आएगा। देखिए दिया है कि 6.022 गुणे इसके पावर 23 N2 पर अणु दे दिया। अब N2 क्या है, अणु है ना, N रहता तो परमाणु रहता, N2 आ गया तो अणु है। तो N2 अणु की संख्या का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, इतना का अब द्रव्यमान ज्ञात कीजिए आप। चलिए ठीक है। तो हम जानते हैं कि 1 N2 का द्रव्यमान कितना होता है। 1 N2 का द्रव्यमान कितना होता है, देखिए 1 N2 का द्रव्यमान कितना होता है। तो 1 N2 का द्रव्यमान आप देखेंगे तो 14 दूनी का 28 ग्राम। 1 N2 का द्रव्यमान 28 ग्राम। और चूंकि हम जानते हैं कि 1 N2 में परमाणु अणु की संख्या कितनी होती है, 1 N2 में अणु की संख्या होती है 6.022 गुणे इसके पावर 23। अवोगाड्रो संख्या जो होती है वो मैं लिख रहा हूँ, ये मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये तो पूछा है। तो 6.022 गुणे इसके पावर 23 परमाणु होते हैं 1 N2 में। इतना परमाणु की संख्या है, यह कितना कण है, छोटा छोटा कण वो बता रहा है। तो इतना परमाणु है 1 N2 में, और बराबर तो 28 ग्राम है ही, मैं इसके बराबर ये लिखा हूं। तो चूंकि इतना परमाणु बराबर 28 ग्राम, तो अब पूछा है 6.022 गुणे उसके पावर 23 परमाणु बराबर कितना। अब बताइए, ध्यान से सोचिए कि चूंकि इतना बराबर इतना ही दिया है, तो यही तो ये वैल्यू पूछ रहा है, यही तो वैल्यू पूछ रहा है, और तो कोई वैल्यू नहीं पूछ रहा है, यानी कि इतना ग्राम। ठीक है। अब पीछे के तरीका से बताएंगे, कैसे बनाएंगे। चूंकि इतना परमाणु बराबर इतना ग्राम, तो एक परमाणु बराबर कितना हुआ, एक परमाणु बराबर 28 बटा में यह वाला 6.022 गुणे इसके पावर 23। तो इतना परमाणु बराबर कितना, तो इसको गुणा कर देंगे 6.022 गुणे इसके पावर 23। आपको अच्छे समझ में आ गया। तो यह दोनों कट जाएगा, यानी कि 28 का 28 ग्राम रह गया। तो मैंने वही चीज बताया कि इतना परमाणु बराबर 28 ग्राम दे ही दिया है, तो यही तो वैल्यू पूछ रहे थे, यही वैल्यू मेरा मतलब इतना ग्राम, पहले ही आपको समझ में आ गया। यानी कि आप अच्छे से समझ गए कि कैसे यह निकालते हैं। आइए हम लोग देखेंगे कि मोल की संख्या पूछ देगा तो कैसे निकालेंगे मोल की संख्या। तो मोल की संख्या, जो लड़कों को यह वीडियो थोड़ा टफ दिख रहा है ना, वह पॉज करके जितना समझ में आ रहा है उसको समझ के पढ़े। ये नहीं कि एक ही बार में पूरा कंप्लीट कर दे, समझ में आया। धीरे धीरे आप पढ़िए। अच्छा, क्योंकि मैं अगर एक ही पार्ट में इसको क्लियर करूंगा, ताकि जो बच्चे हैं उनको अलग अलग ढूंढना नहीं पड़ेगा, एक ही वीडियो में उनको सब मिल जाएगा कैसे निकालते हैं। जैसे मोल की संख्या आप निकालेंगे, तो मोल की संख्या कैसे निकालेंगे, देखिए मैंने क्या बताया, कोई भी
पार्टिकल होता है उसमें 1 मोल के यह बराबर होता है, यानी कि Na यह 1 मोल के बराबर है। O लिखा रहता तो 1 मोल के बराबर है। कोई भी सूत्र हो, कोई भी चीज लिख दिया हो, वह 1 मोल के बराबर है। तो चूंकि पूछ रहा है कि 46 ग्राम सोडियम एटम में मोल की संख्या आप बताइए कि सोडियम 46 ग्राम अगर सोडियम है तो उसमें मोल कितना होगा। तो चूंकि हम जानते हैं कि 1 मोल अगर सोडियम रहता, अगर 1 मोल सोडियम रहता यहाँ पे तो कितना ग्राम रहता है? 1 मोल सोडियम में कितना ग्राम? 23 ग्राम के बराबर होता। 11 दूनी 22, 23 ग्राम। इसका सोडियम का द्रव्यमान कितना होता है? 23। 1 मोल का द्रव्यमान होता है 23 ग्राम। तो वही तो पूछा है कि 46 ग्राम का बताइए। तो चूंकि 23 ग्राम बराबर 1 मोल, तो 46 ग्राम बराबर 1/23 गुणे 46 बराबर 2 मोल हो गया। ठीक है, यहां से जो बच्चे कंसेप्ट समझना चाहते हैं वो उनको यहां समझ में आएगा। जो बच्चे को नहीं समझ में रट्टा मारना चाहते हैं तो बाबू मोल की संख्या निकालने का एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? देखिए, एक फॉर्मूला होता है कि मोल बराबर होता है दिया गया द्रव्यमान, मतलब जो भी द्रव्यमान आपको दिया है, क्या दिया है? दिया गया द्रव्यमान बटा में उस पदार्थ का द्रव्यमान। कौन पदार्थ? जो पदार्थ पूछा है, जैसे यहाँ सोडियम है तो उसका द्रव्यमान। जैसे दिया गया द्रव्यमान क्या है? दिया गया द्रव्यमान 46 और बटा में पदार्थ का द्रव्यमान क्या है? सोडियम का द्रव्यमान कितना होता है? 23 बराबर दोनों कट गया, यानी कि 2 मोल आंसर हो गया। तो आप फॉर्मूला रट लीजिए, और जो बच्चे कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं वो समझिए कैसे होता है। चूंकि 1 मोल में 23 ग्राम तो 23 ग्राम में 1 मोल तो 46 ग्राम में कितना, इतना आप समझ गए। देखिए आगे, 46 ग्राम सोडियम परमाणु में कणों की संख्या। अब कण की संख्या पूछा है, मोल की संख्या नहीं। अगर यहाँ 46 ग्राम में मोल की संख्या पूछता तो आप क्या करते? मोल की संख्या पूछता तो आप करते कि 46 बटा में 23 कर देते, क्योंकि सोडियम का तो 23 होता है और दिया गया है 46। जो दिया गया रहता है ऊपर, जो ओरिजिनल होता है वह नीचे, यानी कि 2 मोल हो जाता। 46 ग्राम बराबर 2 मोल। आपको अच्छे से पता चल गया, यही मैंने तो लिखा है कि मोल यहाँ पे 2 मोल हो गया। अब हम जानते हैं कण की संख्या पूछा है। चूंकि 1 मोल में कितना कण बाबू? 1 मोल में इतना कण होता है। 1 मोल में इतना कण होता है, मैंने बताया। कण मतलब जैसे छोटा ये कण होता है ना, वही कितना कण? 6 इतना कण 1 मोल में। तो 1 मोल बराबर इतना परमाणु, तो 2 मोल में 2 से गुणा कर देंगे, यानी कि 6 में यह गुणा हुआ 12, 22 में गुणा हुआ तो 44, 12.044 गुणे 10 के पावर 23 एटम हो गया 2 मोल बराबर। आप अच्छे से समझ गए। अब आइए देखते हैं आगे कि अगर पूछ देगा कि 8 ग्राम ऑक्सीजन अणु, 8 ग्राम ऑक्सीजन अणु है। अणु, अब जैसे ही लिखा अणु यानी मॉलिक्यूल, तो यानी कि O2 की बात कर रहा है। अगर परमाणु लिखता तो खाली O की बात कर रहा है। आप क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। तो 8 ग्राम ऑक्सीजन अणु में अणुओं की संख्या बताइए कितना। अब नंबर है अणु की संख्या, जैसे छोटा ये कण मैंने बताया ना, इसी की संख्या पूछ रहे कितना अणु अब इसमें होगा। तो चूंकि हम जानते हैं कि मोल क्या होगा, तो 1 मोल में हम जानते हैं कि इतना परमाणु होता है, 1 मोल में हम जानते हैं इतना अणु होता है। तो चूंकि 8 ग्राम दिया है तो 8 ग्राम में मोल कितना होगा? 8 बटा में ऑक्सीजन की बात कर रहा है ना, तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान यानी O2 का द्रव्यमान, यानी कि O2 का द्रव्यमान कितना होगा? 16 दूनी का 32, 8 बटा में 32 बराबर 1 बटा में 4, यानी कि मोल कितना हो गया? 1/4 हो गया। चूंकि 1 मोल बराबर 6.022 गुणे उसके पर 23 अणु, इसलिए 1/4 मोल में 1/4 से अब गुणा कर देंगे, इतना अणु की संख्या हो गई। ठीक है, आप इतना समझ गए। जो कॉन्सेप्ट से अच्छे समझे वह 2-3 बार अच्छे से वीडियो देखे, आपको समझ में आ जाएगा। और जिन लोगों को समझ में नहीं आया ना, उनको फिर से एगो रामबाण तरीका बता दे रहे हैं, एगो फॉर्मूला बता दे रहे हैं कि अणुओं की जब भी संख्या पूछ दे या कणों की संख्या पूछ दे, बताएं कणों की संख्या, तो आप पहले मोल निकालेंगे, कितना मोल है, और मोल में इससे गुणा कर देंगे। 1 मोल बराबर जितना हो तो उतने में गुणा कर देंगे, फॉर्मूला आपका आ जाता है। जैसे मोल की संख्या क्या होती है? जितना मास दिया है यानी गिवन मास जितना दिया है, जैसे यहाँ 8 दिया है तो 8 ऊपर, और टोटल मास यानी ऑक्सीजन का टोटल कितना हो गया? 32, तो 32 नीचे, और गुणे इससे गुणा कर देंगे। देखिए यही तो हो रहा है कि यहाँ 1/4 है, 1/4 आया ना, गिवन मास बटा में टोटल मास 1/4 आया, और 1/4 में कथी से गुणा हुआ? 1/4 में 6.022 गुणे उसके पर 23। ठीक है, तो आपको इतना ग्राम बराबर इतना अणु की संख्या आपसे निकल गई। फॉर्मूला से निकलिए, कॉन्सेप्ट से निकलिए। आप वीडियो पीछे कीजिए और देखिए। चलिए एक और क्वेश्चन बता दूं कि अगर क्वेश्चन दे देगा कि 0.1 मोल कार्बन परमाणु की संख्या बताइए। 0.1 मोल अगर दे दे कार्बन तो उसमें परमाणु की संख्या, तो चूंकि 1 मोल में इतना परमाणु, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि कहीं भी दे, कार्बन लिखे, ऑक्सीजन लिखे, कुछ भी लिखे, H2O लिखे, कुछ भी लिखे, तो उसके 1 मोल में इतना ही होगा।
ठीक है। यहाँ परमाणु दिया है तो परमाणु लिख दिया, पीछे वाला वीडियो में अणु दिया था तो यहाँ मैंने अणु लिख दिया, जो दिया रहेगा वो यहाँ पे आप उतार देंगे। इसके बाद तो यहाँ पे दिया है कि कार्बन परमाणु की संख्या बताइए, तब 1 मोल बराबर इतना परमाणु, तो 0.1 मोल में पूछ रहा है कि संख्या बताइए, तो 0.1 बराबर 0.1 से अब गुणा कर देंगे, 0.1 गुणे इतना एटम बराबर गुणा करने पर इतना एटम हो गया। यकीन है आप लोग को अच्छे समझ में आया होगा। इस पर बहुत सारा अभी न्यूमेरिकल बचा हुआ है, ठीक है, जो कि 9th के बच्चों के लिए पर्याप्त है। यह 9th के बच्चों के लिए इतना से अधिक अब नहीं आएगा। मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है, डिटेल से पढ़ाया है। आपको यह पार्ट तो समझ ही में नहीं आता है बहुत बच्चों को, 2-3 बार वीडियो देखेंगे ना आपको समझ में आ जाएगा, इतना हम गारंटी देते हैं। अब देखिए, जो भी बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं स्पेशल केवल न्यूमेरिकल के लिए इस पर बहुत सारा कम से कम 30 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल के लिए, और न्यूमेरिकल का हम लोग अच्छे से करेंगे। तब तक आप लोग वेट कीजिए और अच्छे से इसको पढ़िए। जो बच्चे इसको बस देंगे वह देखेंगे वह भी उससे बन जाएगा, लेकिन उसमें और भी क्वेश्चन मैं हर टाइप का बताऊंगा कि ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है। जैसे ही वो वीडियो मैं बना लूँगा, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूँगा, ताकि जो बच्चे 1 साल बाद 6 महीने बाद कभी भी देखे वह समझ जाएंगे कि इसके नीचे न्यूमेरिकल का, इस पर आधारित और सारे न्यूमेरिकल का वीडियो पड़ा हुआ है, वह आप देख लेंगे। आपने इतना अच्छे से टाइम दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा यह पार्ट आपको कैसा लगा, क्योंकि यह पार्ट जो था बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है, और आपको अगर समझ में नहीं आया तो 2-3 बार आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, एक चीज़ और, कल तक आप लोग परमाणु की संख्या और परमाणु का द्रव्यमान, कौन सा तत्व कितने नंबर पे है, परमाणु की संख्या कितना है, कितना द्रव्यमान है, आप लोग याद कर लेंगे कम से कम 30 तक, फिर मेरे वीडियो को देखने आइएगा, ठीक है। चलिए, आप लोग का दिन शुभ हो, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।